हेलो प्यारे बच्चों, मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ पुस्तक पाठ 10 परीक्षा ये कहानी है। इस कहानी को हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में परीक्षा कहानी का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है लेखक से परिचय, यानी कि लेखक के बारे में। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। इसमें से प्रश्न बनेगा पाठ 10 परीक्षा लेखक से परिचय। प्रश्न 1, परीक्षा कहानी का लेखक कौन है? उत्तर प्रेमचंद्र। प्रश्न 2, प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर धनपत राय श्रीवास्तव। प्रश्न 3, प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। प्रश्न 4, प्रेमचंद्र जी के पिता का क्या नाम था? उत्तर अजय राय। उनका पिता का नाम अजय राय। प्रश्न 5, प्रेमचंद्र जी के माता का क्या नाम था? उत्तर आनंदी देवी। प्रश्न 6, प्रेमचंद्र जी की मृत्यु कब हुआ था? यानी कि उत्तर 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। प्रश्न 7, प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? उत्तर ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, कर्मभूमि, पूस की रात इत्यादि। अगला प्रश्न है पाठ से, यानी कि जो पाठ दिया गया है उससे प्रश्न पूछी जाएगी मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। 1, महाराज ने दीवान को ही उनकी उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? तो उसके किस गुण के कारण सौंपा? तो नीति कुशलता। प्रश्न 2, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? तो क्या कारण था? राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। इस पे हमने तारा बना दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए कि ये दोनों जो उत्तर चुने हैं ये क्यों चुने हैं। तो उत्तर हमने लिखा है पाठ से मेरी समझ से प्रश्न खा। उत्तर हमने लिखा है 1 का, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि
देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह नीति कुशल व्यक्ति थे। इसी गुण के कारण महाराज ने उन्हें उत्तराधिकारी चुनने का काम सौंप दिए। दूसरा, दीवान सरदार सुजान सिंह द्वारा नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र थी, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण उनमें राजकाज संभालने की योग शक्ति नहीं बची थी। अगला प्रश्न है शीर्षक प्रश्न का। आपने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम प्रेमचंद्र ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो हमने लिखा है शीर्षक प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, इस कहानी का शीर्षक परीक्षा इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी एक ऐसी परीक्षा पर आधारित है जो उम्मीदवारों के गुणों की जांच करती है। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि मानवता, दया और साहस की परीक्षा होती है। उसके बाद ही नए दीवान का चयन होना था। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा गया। प्रश्न खा है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो उत्तर हमने लिखा है प्रश्न खा उत्तर, यदि मुझे कोई अन्य नाम देना हो तो मैं इसे दीवान की बुद्धिमानी नाम दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से नए दीवान यानी कि उत्तराधिकारी का चयन कर लिया था। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इसमें से हमने लिखा है प्रश्न पंक्तियों पर चर्चा। उत्तर हमने लिखा है प्रस्तुत कहानी में जिस पद के लिए व्यक्ति की तलाश की जा रही है वह बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बहुत दयालु और साहसी हो, दूसरों के प्रति दया रखते हुए सहायता करे, बिना डरे संकट का सामना करे इत्यादि हो। ऐसे गुण वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति का प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही सम्मान होता है। इसी कारण बस ऐसे व्यक्ति उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं।
अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न का, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? खा, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई? का प्रश्न है, मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। किनकी आँखों में सत्कार था और किनकी आँखों में ईर्ष्या थी, क्यों? तो प्रश्न का, खा, गा, ये तीनों प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। सोच विचार के लिए प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए। सभी उम्मीदवार स्वयं को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। जिन उम्मीदवारों को देर तक सोने की आदत थी, वे सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलने लगे। कई उम्मीदवार नौकरों से अच्छा व्यवहार कर रहे थे, जो उनका वास्तविक स्वभाव नहीं था। कभी ना पढ़ने वाले उम्मीदवार भी किताबों में डूबे रहते थे तथा दिखावटी नम्रता और सदाचार के देवता बने हुए थे। प्रश्न खा, उत्तर हमने लिखा है, किसान की सूरत देखते ही खिलाड़ी को पता चल गया कि किसान की गाड़ी नाले से पार नहीं हो पा रही है। गाड़ी पार ना होने के कारण किसान परेशान है, लेकिन किसी खिलाड़ी से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। किसान की इस परेशानी के भाव को खिलाड़ी ने उनका चेहरा देखकर पढ़ लिया। प्रश्न गा, उत्तर हमने लिखा है, रियासत के कर्मचारियों और रईसों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति सत्कार था, जबकि उम्मीदवार दल की आंखों में ईर्ष्या थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रियासत के कर्मचारियों और रईसों को नए दीवान जानकी नाथ के अधीन कार्य करना था और दूर दूर से आए उम्मीदवार की आंखों में ईर्ष्या इसलिए थी। यहाँ पे हमने क्योंकि छूट गया था, ईर्ष्या इसलिए थी क्योंकि उनका चयन नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, खोजबीन कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि का शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। प्रश्न खा, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। प्रश्न खोजबीन, ये कहानी है। प्रश्न का, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। उत्तर, युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे इनाम देते हो? किसान ने
गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे, नारायण यानी कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उनके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। फिर मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इस पंक्ति से पता चलता है कि युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। प्रश्न ख, नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे? उत्तर हमने लिखा है, प्रत्येक उम्मीदवार अपने जीवन की अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर दा शाह और जॉन से उनके घर पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से नहीं करते, यानी कि जनाब यानी कि इज्जत से बात किए बिना नौकरों से नहीं करते थे। मिस्टर ला को किताब से घृणा यानी कि किताब से नफरत थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, यानी कि दिखावटी स्वभाव कर रहे थे सभी लोग, सभी उम्मीदवार। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार यानी कि विनती करते हुए सदाचार का देवता बना मालूम दिखाई देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। उपयुक्त पंक्तियों से पता चलता है कि नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आँखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही है, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। तो हमने सूची बनाया है। उत्तर में कहानी की रचना, कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही है, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। उत्तर हमने लिखा है, कहानी की विशेषताएं निम्न है। दिया है पहला में हमने लिखा है, किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का
नाम ना लेती। अगला, युवक ने किसान की ओर गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। अगला, किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से सहायता मांगने का साहस ना हुआ। अगला हमने लिखा है, संध्या तक यही धूम रही, पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरा से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अगला प्रश्न है, समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्या है और उसके समाधान भी है। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि प्रश्न का महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। खा, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। प्रश्न गा, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो उत्तर हमने लिखा है, समस्या और समाधान। प्रश्न का महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर हमने लिखा है, महाराज के सामने सुजान सिंह जैसा नया दीवान पाने की समस्या थी। इसके समाधान का सारा भार सरदार सुजान सिंह पर डालकर महाराज ने समाधान को खोजा। प्रश्न खा, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर, दीवान के सामने महाराज की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला दीवान ढूंढने की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने अपने ढंग से परीक्षा ली और उससे उचित दीवान का चयन किया और इसका समाधान खोज लिया। प्रश्न गा है, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर हमने लिखा है, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने यह समस्या थी कि उन्हें अपने स्वभाव के विपरीत आचरण करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने अपने नकली अथवा दिखावटी आचरण को ही सामने रखने का निर्णय लिया। उन्हें लगता था कि 1 महीने की ही तो बात है, किसी तरह काट लेने के बाद यदि कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर कौन पूछने आएगा। अगला प्रश्न है, मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और बदसाल का नाम भी न था। इन वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो दिया है नीचे भावों के नाम, तो भावों के नाम होगा
ईर्ष्या एक भाव है, निराशा, सदाचार, दया, घृणा, संदेह, साहस, ये सभी क्या है? भाव हैं। अगला है अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। तो ये अभिनय करने का है, यानी कि संवाद का अर्थ होता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। आप अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसान और जो युवक था वे दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुआ, ये आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बोलिएगा। तो ये कार्य आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करिएगा। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द, विपरीत शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखा खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाएं। तो यानी कि उल्टा शब्द का जोड़ा बनाना है, यानी कि मिलान करना है। स्तंभ एक, स्तंभ दो। एक में है आना, तो आना का विलोम होगा यानी कि उल्टा होगा जाना। गुण का होगा अवगुण। आदर का होगा अनादर। स्वस्थ का होगा अस्वस्थ। कम का होगा अधिक। दयालु का होगा निर्दयी। योग का होगा अयोग। हार का होगा जीत। आशा का होगा निराशा। निराशा ये हमने मिलान किया है और रंग से भी रंग दिया है। जगह कम रहने के कारण हमने थोड़ा ज़्यादा किया है। आप हमसे अच्छी तरीक़ा से मिलान कीजिएगा। अगला प्रश्न है कहावत। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है यानी कि जिन खोजा तिन पैया गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर आस पास यानी कि आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये जो कहावत दिया गया है नीचे, इसे हमें कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका यानी कि कॉपी में लिखना है। तो दिया है अधगल गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह इसका दिखावा करता है। तो दिया है 1 2 3 4 5। ये 5 कहावत का हम कहानी से जोड़कर लिखेंगे। तो हमने लिखा है
कहावत अधगल गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह इसका दिखावा करता है। कहानी से इसका संबंध है, यानी कि कुछ खिलाड़ियों को हॉकी खेलने का ज़्यादा ज्ञान ना था, पर वे दिन भर खेलकर अपनी प्रतिभा ऐसे दर्शाना चाहते थे मानो बहुत बड़े खिलाड़ी हो। इसे कहते हैं अधगल अधजल गगरी छलकत जाए। अगला कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है समय निकल जाने के बाद पछतावा व्यर्थ होता है। कहानी से इसका संबंध है उस समय तो खिलाड़ी किसान की ओर से मुंह फेर कर चले आए, पर जब पता चला कि वही किसान तो सुजान सिंह थे तब वे पछताने लगे। यह देखकर किसी ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला है एक अनार 100 बीमार, यानी कि कोई ऐसी एक चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हो। कहानी से इसका संबंध है विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अगला कहावत है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, यानी जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। कहानी से इसका संबंध है कि दीवानी पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आए थे। अपने प्रदर्शनों के माध्यम से वे यह दिखाते थे कि वे ही इस पद के योग्य हैं, लेकिन समय आने पर वे असफल हो गए। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। पांचवा है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। कहानी से इसका संबंध है, यानी कि इस कहानी में युवक ने नाले में फंसी गाड़ी को बार बार प्रयास करके निकाल ही दिया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, यानी कि चैप्टर से आगे आपसे प्रश्न पूछी जाएगी अनुमान या कल्पना से। प्रश्न का दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उत्तर हमने लिखा है पाठ से आगे अनुमान या कल्पना से। प्रश्न का उत्तर देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया होगा। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि राजा ने सुयोग दीवान की खोज का भार सरदार सुजान सिंह पर डाला था। प्रश्न खा है इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? तो उत्तर हमने लिखा है प्रश्न खा उत्तर इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका इसलिए मचा दिया क्योंकि दीवान एक बहुत ही ऊंचा पद है और इसके लिए विद्या की कोई सीमा तय नहीं की गई थी और यह मौका ऐसा
जो सबके लिए था। अगला प्रश्न है विज्ञापन। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। प्रश्न का कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। संकेत: विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाथी यानी कि डिजाइन चारकोल बनाइए। इसके बाद इस हाशिया के भीतर यानी भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई, चित्रों, रंगों आदि की सहायता से भी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगे या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो हमने एक बनाकर दिखाया है। प्रश्न है विज्ञापन। प्रश्न का आप बिना रंगे या चित्रों को भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो उत्तर हमने लिखा है ऊपर में विज्ञापन। आवश्यकता देवगढ़ रियासत के लिए दीवान, यानी कि उसका नियम शर्त भी हमने लिखा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ, ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं, आचरण और कर्तव्य के प्रति सम्मान, संपर्क करें। सुजान सिंह दीवान और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। प्रश्न खा है आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। यानी कि आप भी अपने गांव, शहर यानी जहां भी रहते होंगे तो आप देखते होंगे दीवार पे प्रचार का जो रहता है वह जैसे कोई सर्फ हो गया, कोई साबुन हो गया, शैम्पूल हो गया या और भी चीज़ों का प्रचार जो होता है उसका तस्वीर लगा देते हैं। या मोबाइल का हो गया या दूरदर्शन, अनेक विज्ञापन देखे होंगे या आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये जो प्रचार आता है, प्रचार या कोई हॉर्लिक्स का हो गया या कोई बच्चों के लिए हुआ गया या मोबाइल का हो गया, देखे भी होंगे। आपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए, आपको यह अच्छा क्यों लगता है सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख कीजिए। तो एक विज्ञापन जो हमें अच्छा लगता है उसे हमने लिखकर बताया है। प्रश्न खा उत्तर: मुझे चॉकलेट का एक विज्ञापन यानी कि चॉकलेट का प्रचार बहुत पसंद है। इसमें एक बच्चा अपनी माँ से चॉकलेट मांगता है लेकिन माँ मना कर देती है। फिर वह बच्चा अपनी माँ को गले लगाकर प्यार से मांगने की कोशिश करता है। आखिरकार माँ मुस्कुराकर उसे चॉकलेट दे देती है। यह विज्ञापन यानी कि यह प्रचार मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें माँ और बच्चे के बीच के प्यार और स्नेह को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। आपको जो प्रचार अच्छा लगता है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न गा है विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। यानी कि ये जो विज्ञापन जो प्रचार आता है इससे हमारे जीवन में क्या लाभ होता है और इससे हमें क्या हानि होता है, यानी क्या नुकसान होता है, ये हमें अपने
समूह में मिलकर यानी कि दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा करना है इसके बारे में, और बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए यानी कि टांगिए। तो हमने विज्ञापन के बारे में क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, लिखे हैं। प्रश्न गा उत्तर विज्ञापन से लाभ यानी कि प्रचार से लाभ क्या होता है। तो एक में हमने लिखा है विज्ञापन हमें नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं जिससे हम अपने लिए सही चीज़ ले सकते हैं। दूसरा, विज्ञापन उत्पादों को आकर्षक यानी कि आकर्षित तरीके से पेश करते हैं जिससे लोग उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा, विज्ञापन रोजगार के व्यवसाय पैदा करते हैं और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। यानी विज्ञापन के लिए लोग को प्रचार करने के लिए जाना होता है तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है और व्यवसाय यानी कि व्यापार बढ़ता है। विज्ञापन से हानि यानी कि प्रचार से क्या हानि होती है। तो कई बार विज्ञापन उत्पादों की झूठी जानकारी देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। दूसरा, विज्ञापन के प्रभाव में आकर लोग ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी यानी कि प्यारे बच्चों खरीदारी यानी कि शॉपिंग खरीद लेते हैं जिससे उनका बजट बिगड़ सकता है। तीसरा, विज्ञापन छोटे बच्चों को प्रभावित करते हैं जिससे सही और गलत का चुनाव किए बिना वे चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा। आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाएं। यानी कि कहानी जब समाप्त हो गई है उसके आगे क्या होगा आप अपने अनुसार आप अपने बुद्धि दिमाग के अनुसार लिखिए। तो हमने लिखकर बताया है आगे की कहानी। प्रश्न उत्तर जानकी नाथ अपनी उदारता और काम के प्रति निष्ठा के कारण राजा के सबसे विश्वास पात्र बन गए होंगे। राजा के यहाँ काम करते हुए जानकी नाथ का बहुत समय बीत गया होगा। राजा भी अब बूढ़े हो गए होंगे। दूसरे राजों के आक्रमण का भी भय यानी कि डर बना रहता होगा। यानी दूसरे राज का किस पे कब्जा न कर ले बना रहता होगा। इसलिए अब राज को ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपने की ज़रूरत हुई होगी जो प्रजा की देखभाल के साथ राज की भी सुरक्षा कर सके। अगला प्रश्न है आपकी बात। प्रश्न का यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते। यानी जो कहानी परीक्षा को हमने पढ़ा है उसमें जो सरदार सुजान सिंह दीवान थे अगर उसके जगह आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते। तो हमने उत्तर लिखा है आपकी बात। प्रश्न का उत्तर यदि मैं दीवान साहब की स्थान पर होता तो मैं भी उम्मीदवारों में से जिस व्यक्ति के अंदर दया, साहस, हिम्मत और लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव के गुणों को देखकर चयन करता। प्रश्न खा यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे। उसमें
किन किन गुणों को देखेंगे, गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे। यानी आप अपने क्लास के लिए मॉनिटर अगर चुनना हो तो आप उसे कैसे चुनिएगा और उसके क्या क्या गुण देखिएगा और उनके गुणों को कैसे परखिएगा, ये भी लिखना है। तो हमने लिखा है प्रश्न खा, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे, उसमें किन किन गुणों को देखेंगे, गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे। उत्तर हमने लिखा है, यदि मुझे कक्षा के मॉनिटर का चयन करने के लिए कहा जाए तो मैं गुणों के आधार पर मॉनिटर का चयन करता। इसके लिए उसमें धैर्य, ईमानदारी, दोस्तों के प्रति दया का भाव और विद्यार्थियों और बच्चों से संबंधित जानकारी लेता कि मॉनिटर योग्य है या नहीं, उसके बाद चयन करता। अगला प्रश्न है नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, यह जो उसके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका में यानी कि तालिका को पूरा कीजिए। तो मेरे लिए नई वस्तुएं, मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं, परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं। यानी कि आपके लिए कौन सी नई वस्तु है और कौन सी पुरानी, आपके परिवार के लोग यानी कि बड़े गार्जियन जैसे पापा दादा दादी के लिए कौन सी वस्तुएं नई है और कौन सी वस्तुएं पुरानी है। तो हमने लिखकर बताया है, नया पुराना मेरे लिए नई वस्तुएं हैं स्मार्टफोन, ऑनलाइन शॉपिंग, तीसरा रिमोट से चलने वाली कार, चौथा है सौर ऊर्जा के उपकरण, पांचवा है बिजली से चलने वाली ट्रेन। मेरे लिए पुरानी वस्तुएं हैं साइकिलें, टेलीविज़न, ब्लैक एंड वाइट टीवी, भाप का रेल इंजन, चिट्ठी आना, ये हमारे लिए पुरानी है और ये हमारे लिए नई है। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं हैं पिज्ज़ा, बर्गर, स्मार्टफोन, ईमेल से संदेश भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। अगला है परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं, तो रेडियो, टेलीफोन, साइकिल, घड़े का पानी, कुआं से पानी, बैलगाड़ी, ये सभी परिवार के लिए यानी परिवार के बड़े लोगों के लिए पुरानी वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए यानी कि लिख लीजिए। प्रश्न का, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? संकेत, मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि। तो उत्तर हमने लिखा है अच्छाई और दिखावा। प्रश्न का उत्तर, स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए
लोग निम्नलिखित कार्य करते हैं। लोग अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, महंगी घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कार आदि रखते हैं। अगला, एक दूसरे से बातचीत शालीनता से करते हैं। अगला, अपने काम को बहुत ही मेहनत से करते हैं। अगला, बढ़ चढ़कर बातें करके प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ख है, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? प्रश्न ख, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं को अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? उत्तर हमने लिखा है, स्वयं को अच्छा दिखाने में बाहरी दिखावा अधिक होता है, जबकि स्वयं का अच्छा होना आंतरिक यानी कि नेचुरल गुणों और स्वभाव पर आधारित होता है, क्योंकि यह हमें और दूसरों को सच्ची खुशी देता है। लेकिन अच्छे दिखाने से लोग बस थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अच्छा बनने से सबका भला होता है। अगला है वाद विवाद। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाएं, फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेंगे, कौन विपक्ष में। अगला, आधे समूह इसके पक्ष में तर्क दीजिए, आधे समूह इसके विपक्ष में। अगला है, सभी समूहों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने यानी कि तर्क देने आदि कार्यों में भाग अवश्य लें। तो ये एक आयोजन करने की प्रक्रिया है जो आप अपने स्कूल में करिएगा। आयोजित कोई प्रोग्राम होगा, उसमें से हॉकी का जो खेल है वह एक विद्या है या एक खेल है, इसके बारे में वाद विवाद गतिविधि के बारे में आयोजित करना है। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ, शिक्षक के साथ मिलकर करिएगा। अगला प्रश्न है, परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को उनके सही चित्र के साथ मिलाइए। उन्हें आपके घर में क्या कहते हैं लिखिए। तो इसमें दिया गया है, चित्र में दिया है, नाम दिया है और क्या कहते हैं ये हमें लिखना होगा। तो ये जो चित्र दिया गया है ये है लहंगा। तो लहंगा को और क्या कहते हैं? तो ओढ़नी, शॉल। ये है गमछा। गमछा को क्या कहते हैं? आगोछ या गमछी। ये जो चित्र दिया गया है ये दुपट्टा का दिया है, तो इसे लॉन्च या घाघरा कहते हैं। ये गमछा को आगोछ या गमछी कहते हैं। लहंगा को ओढ़नी या शॉल कहते हैं। बोल रहा था कि साथ में मिलान कीजिए, तो हमने मिला भी दिया है। इसी प्रकार आप भी मिलाइएगा। फिर आगे दिया है चित्र, नाम और क्या कहते हैं। तो ये जो चित्र दिया गया है ये धोती का है। तो धोती को और क्या कहते हैं? कमीज, फेरन। ये जो चित्र दिया गया है ये है फिरन, तो इसे कहते हैं साड़ी या पतलून। ये जो चित्र दिया गया है इसे कहते हैं
पगड़ी। पगड़ी को और क्या कहते हैं? टोपी या पग। ये जो चित्र दिया गया है ये क्या है? अचकन। तो इसे और क्या कहते हैं? कुर्ता या अंग रखा। अगला है आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं यानी कि लेते हैं, देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए या भी बताइए कि किसने, कब, कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। संकेत: जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि है। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा ली गई है तो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। आप अपने स्कूल के जो परीक्षा है उसके बारे में, या घर के बारे में, या फिर स्कूल के बारे में, या और भी कहीं जगह हुई होगी तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आज की पहेली। आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न? इन चित्रों में कुछ अंतर है। देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं। तो ये चित्र दोनों समान रूप से दिया गया है। इसमें कौन कौन सा भिन्न है यानी कि अलग है, अंतर है, इसे आप लिखिएगा। तो इसे हम एक लिखते हैं, चित्र एक है और ये दो है। ये दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है तो हमने लिखा है क्या क्या अंतर है। उत्तर: इन चित्रों में निम्नलिखित अंतर है। एक, पहले चित्र में कुत्ता आदमी को पीठ दिखा रहा है तो दूसरे चित्र में कुत्ता आदमी को देख रहा है। दूसरा, पहले चित्र में सिंगल बंद है तथा दूसरे चित्र में सिंगल शुरू है। तीसरा, पहले चित्र में दादी जी लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी है तथा दूसरे चित्र में हरा रंग की है। चौथा, पहले चित्र में लड़की के बालों में रिबन नहीं है तथा दूसरे चित्र में लाल रंग का रिबन है। और भी अंतर आप लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों चित्र में और भी अगर आपको अंतर लगता है, जैसे पेड़ का अंतर लगता है तो पेड़ का अंतर भी लिख सकते हैं। ये जो महल दिया यानी कि घर जो दिया गया है उसमें अगर आपको अंतर लगता है देखकर अंतर लिख सकते हैं। अगला है झरोखे से। पाठ में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है। यह कहानी हमारे देश के बहुत होनहार बालक और उनके गुरु चाणक्य के बारे में है। इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यानी कि पाठ में QR कोड दिया गया है। ये जो पाठ में QR कोड दिया गया है इस पाठ में से यानी कि इसे आप अपने मोबाइल में स्कैन करके उस कहानी को भी पढ़ सकते हैं जो परीक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें से है बालक यानी कि बच्चा और गुरु जो हैं वे चाणक्य हैं। तो ये QR कोड को स्कैन करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है खोजबीन के लिए। पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं। साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं। जो हमने QR कोड को बताया है उसको स्कैन अगर और फिर करिएगा तो प्रेमचंद के बारे में जानकारी मिलेगा और उनकी जो भी कहानियाँ दिया गया है, जैसे में दिया है ईदगाह,
नादान दोस्त, दो बैलों की कथा, पुष्प की रात और भी जितनी कहानियाँ उनके दी गई है उसके बारे में यानी कि QR कोड स्कैन करके पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहानियों का आनंद उठा सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं प्यारे बच्चों। अगला पाठ आएगा चेतन यानी कि चेतक की वीरता। इसके यानी कि इसका वीडियो पहले आएगा और इसका अर्थ हम लोग भी समझेंगे उस वीडियो में। पाठ 10 परीक्षा, इसका सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।